मॉर्निंग आपको। देखो बेटा वो आपके तीसरा लेसन चल रहा है। तीसरा लेसन आपके समानता वाला है ना। समानता चल रही थी आपकी और समानता वाला जो लेसन है आपकी लगभग कंप्लीट है। 2 पॉइंट और बचे आपके। आपने इसके तहत प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं हैं, उसमें प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में अंतर देखा आपने। फिर आपने समानता के 3 आयाम जिसमें राजनीतिक समानता है, सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता है, इसका भी अध्ययन किया। अब आपके है हम समानता को कैसे बढ़ा सकते हैं कि समानता स्थापित हो जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो समानता बढ़ाने के लिए हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। आपका ये जो लेसन है बाकी का शेष से ज़्यादातर जो आपके पैराग्राफ में है, अपनी किताब ले लें, आप बुक ले लें और बुक में देखें आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, है ना। तो देखो अभी हमने किताब में देखे पढ़ी में अभी समानता के उद्देश्य को पाने के सर्वाधिक वांछनीय जो तरीके हैं उनके बारे में हमने समाजवादियों और उदारवादियों के बीच के कुछ बुनियादी जो मतभेद थे उनकी चर्चा की है। किसमें? आपके आर्थिक समानता में। आर्थिक समानता में हमने पीछे पढ़ा था पिछले वाले कालांश में कि उदारवादी है, मार्क्सवादी है और आपके जो समाजवादी है उनको अलग अलग विचार प्रकट कर रहे हैं। उनमें आपस में क्या है? प्रतिद्वंदता है, मतभेद है, उन विचारों में मतभेद है। किसके लिए? समानता स्थापित करने के बिंदु पर। जबकि अगर इन तीनों के जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर देखें तो इन तीनों कौन? मार्क्सवादी, समाजवादी और उदारवादी, इन तीनों के ही विचारों पर, इन तीनों के विचारों के गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस चल रही है। विश्व भर के जो विचारक है वो चर्चा कर रहे हैं। कहने का मतलब उदारवादी, मार्क्सवादी और समाजवादी समानता की बातों को लेकर के विश्व के विचारकों में जो आपके चर्चा के विषय बने हुए हैं। आज भी ये विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए हमें कौन कौन से सिद्धांत और नीतियां अपनानी चाहिए। हमारे लिए ऐसी कौन कौन से सिद्धांत और नीतियां हैं जो हमें समानता की ओर बढ़ा सकती है। खास तौर से हम सोचते हैं तो सोचने पर समानता लाने के लिए हमारी कोई सकारात्मक योजना होना जरूरी है। यानी कि कहने का मतलब जब हम सोचते हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि समानता की स्थापना के लिए कोई सकारात्मक योजना होनी चाहिए। सकारात्मक योजना होनी चाहिए। तो इस सकारात्मक योजना के बारे में ही कुछ जो बातें हैं वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे यहाँ पर। और इसके लिए यहाँ पर एक खास जो योजना है वो है आपके औपचारिक समानता की स्थापना की। कौन सी? आपके औपचारिक समानता की स्थापना की। औपचारिक समानता की स्थापना की छोटी आएगी। औपचारिक समानता की स्थापना कि केवल समानता स्थापित करना ही काफी नहीं है। तो देखो आपके समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेषाधिकारों को समाप्त करना है। जो भी आपके विशेष अधिकार लोगों को दिए गए हैं उनको समाप्त कर दिया जाएंगे तो उनके विशेष अधिकार नहीं रहेंगे, तो वो हमारे से विशेष नहीं रहेंगे, हमारे समान हो जाएंगे। या फिर ऐसे जो बिंदु है जो क्या करते हैं हमारे अंदर असमानता उत्पन्न करते हैं। कुछ लोगों को अपने से नीचा या अछूत या जो आपके विशेष प्रकार का इस प्रकार के का प्रकट करने वाले या अंतर बताने वाले जो बिंदु है उनको हमें क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए औपचारिक व्यवस्था करना जरूरी है जिनसे उन्हें अंतरों को क्या किया जाए, उन विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाए। दुनिया भर में देखो आपके सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं को कुछ रीति रिवाजों, दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ये असमानताएं विद्यमान है और इन असमानताओं को कुछ रीति रिवाजों और कानूनी जो व्यवस्थाएं हैं उनसे सुरक्षित रखा गया है। यानी कि दुनिया के देश है उन देशों में ऐसे कानून है, ऐसी रीति रिवाज है जिनसे
आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में असमानताएं बनी हुई हैं। इन्हें रिवाजों और कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसर और लाभ है उनसे वंचित रखा जा रहा है। जैसे अपने भारत में जो पिछड़े हुए हैं, दलित है, उनको अनेक क्षेत्रों में भागीदार बनने से रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे रीति रिवाजों में उन दलितों को उन क्षेत्रों में भागीदार होने का अधिकार नहीं दे रखा है। तो ये दुनिया के ऐसे जो नियम कानून है, रीति रिवाज है, वो क्या करते हैं, हमारी जनसंख्या के एक हिस्से को क्या करते हैं, अधिकारों से वंचित करते हैं। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसायों और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत नहीं है। भारत में देखें तो वो भारत में भी मिलेगी आपको कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय है जिनमें महिलाओं को भागीदारी नहीं बनाई जाती। हाँ, देखो बता रहा है जैसे कि भाई सरपंच जो है, महिला स्तर पर सरपंच है हमारे, उसको जो है आपके जब भी पंचायत की बैठक होती है तो चुपचाप बैठी रहती है, बोलने के लिए उसका पति है वो क्या करता है, सरपंच की भूमिका निभा रहा है। तो जबकि पद उसका महिला का है, भूमिका निभा रहा है सरपंच। तो बेटा आपकी बात सही है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारी रीति रिवाजों या असमानता के कारण कि महिला सरपंच का काम तो नहीं करे, महिला को सरपंच, वो महिला काम घर का काम है, घर का काम करे। अब एक महिला को सरपंच क्यों बना दिया? क्योंकि हमारे यहाँ पर आरक्षण है। तो खुद सरपंच है, व्यक्ति या पति खुद सरपंच बनने के लिए महिला का नाम ले दिया, महिला को जो है प्रचार भी खुद ही कर रहा है, वोट जीतने के बाद में महिला का नाम से सरपंच बन गया, लेकिन खुद सरपंच का काम कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? असमानता के कारण। महिला के साथ क्या की जा रही है, वहां पर असमानता बढ़ती जा रही है। तो बेटा बात ऐसी है कि हमारे आज भी जो है कई क्षेत्रों में असमानता देखने को मिलती है। भारत में देखो आपकी जाति व्यवस्था है, ये निचली जातियों को शारीरिक श्रम करने के अलावा कुछ क्षेत्रों में भागीदार बनने से रोकती है। कुछ देशों में देखो आपके कुछ खास परिवार के लोग ही सर्वोच्च पदों पर जा सकते हैं, बाकी के नहीं जा सकते। तो ये चीजें किनको प्रकट कर रही है? असमानता को प्रकट कर रही है। और ये असमानता क्यों बनी हुई है? क्योंकि इन देशों में या तो रीति रिवाज है या फिर कुछ कानूनी व्यवस्थाएं ऐसी है जो इस असमानता का संरक्षण कर रही है, असमानता को बढ़ावा दे रही है, संरक्षण कर रही है। समानता की प्राप्ति के लिए क्या करें? तो समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि ये सभी जो विशेष अधिकार है उनका अंत किया जाना चाहिए। ऐसा कोई विशेष अधिकार किसी समाज में नहीं होना चाहिए जिससे असमानता बने। बहुत सी देखो आपके व्यवस्थाओं को कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए वो बनी रहती है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी असमानताओं को समाप्त करने के लिए कानून का संरक्षण देना बंद किया जाए। कई बार कानून भी क्या करता है, कई देशों में कानून भी ऐसे बने हुए हैं जो क्या करते हैं, असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे कानून जो असमानता को बनाए हुए हैं, असमानता को बरकरार रखते हैं या असमानता को बढ़ावा देते हैं, ऐसे कानून क्या होने चाहिए? समाप्त होने चाहिए, है ना? तो वो समाप्त होने चाहिए। हमारा देखो आपके संविधान है, वो भी क्या करता है, आपके समानता की स्थापना करता है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता की बात कही गई है। और इस संविधान के इन्हीं अनुच्छेदों में आपके सार्वजनिक संविधान द्वारा धर्म है, नस्ल है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता दी गई है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उल्लंघन करता है और ये कहा गया है कि छुआछूत कानूनी अपराध है। ये व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है। तो ऐसी व्यवस्था हमारे देश में नहीं, दुनिया के अधिकतर जो आपके लोकतांत्रिक देश है वहां के संविधानों में औपचारिक रूप से समानता की स्थापना के लिए ये सारे सिद्धांत अपनाए गए हैं। इन बातों को स्वीकार किया गया है, जिसके अंदर जाति है, धर्म है, नस्ल है, लिंग है आदि के आधार पर जो आपकी क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। इसको समाप्त करने की बात सभी संविधान करते हैं। ये जो सिद्धांत है अपना कौन सा, जिसमें आपकी जाति, नस्ल, धर्म, लिंग आदि को ध्यान में किए बिना सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के रूप में समाहित करता है। तो समानता का जो सिद्धांत है वो क्या करता है, किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के साथ आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना
सभी को कानून का समान संरक्षण देता है, सभी को जो है उसके अवसर का समान अवसर प्रदान करता है। कानून के आधार पर भी सभी को समान कि न्यायपालिका न्याय करते समय जाति धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। कानून सुरक्षा उपलब्ध कराते समय किसी के साथ जाति धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये व्यवस्थाएं जो करती है, और यही जो आपके समान बर्ताव का सिद्धांत हमारे संविधान में अपनाया गया है। अब है विभेदक बर्ताव द्वारा भी समानता की स्थापना होती है। अब ये आपका ओबेसन कैसे होती है, तो देखो आपके विभेदक है, बर्ताव द्वारा समानता की स्थापना। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता कैसे, देखो आपके कि कुछ विशेष लोगों के लिए विशेष ख्याल की जरूरत होती है। जैसे आपने शुरू में पढ़ा था कि ये दुकान की जो आपकी दुकान है, दुकान के सामने अपने सामान लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, और लाइन को तोड़ करके अगर मान लो कोई व्यक्ति जाता है, कोई उसको मना करता है, वो वापस लाइन में आता है तो हमें खुशी होती है। और जब लाइन तोड़ करके कोई जाता है और वो सामान अपने से पहले लेते तो हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हमने ये भी देखा था वहाँ पर कि कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, असहाय है, विकलांग है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको आगे देते हैं अलग से लाइन लेकर के, या आप जल्दी से आप अपना सामान ले लें, उसको हम क्या करते हैं, विशेष अवसर देते हैं। तो क्या वो भेदभाव है, क्या असमानता है? क्या नहीं है, वो वहाँ असमानता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वृद्ध है या विकलांग है वो हमारी बराबर लाइन में खड़ा नहीं रह सकता, वो उसी स्थिति में नहीं है कि वो लाइन, तो उसको अलग से सहारा देने की आवश्यकता होती है, अलग से उसके लिए प्रावधान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार विभेदक बर्ताव हुआ, वहाँ पर हम ये सोचते हैं कि ये वृद्ध था उसको पहले सामान दे दिया, ये तो भेदभाव हुआ है, लेकिन वो भेदभाव नहीं है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो अगर लाइन में खड़ा रखा जाएगा तो या तो जो है थोड़े समय बाद में बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, तो हाँ मर भी सकता है। तो वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि धूप में लाइन लगी हुई है तो धूप में वो खड़ा रहेगा तो मरेगा ही, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं रह सकता। उसके लिए जरूरी है कि उसके लिए तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे में कुछ विशेष लोग होते हैं, समाज के कुछ विशेष वर्ग है, उनके साथ में जो है क्या होना चाहिए, भेदभाव करके, भेदभाव का बर्ताव करके हम क्या कर सकते हैं, उनको समानता प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए अपनी बुक में कौन कौन है, क्या क्या है, किसके बारे में है। तो देखो आपके जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं पहले कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में, वास्तव में बदलने और औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता लाने के लिए जो है ये आवश्यक है कि विशेष लोगों को विशेष दर्जा दिया जाए, यानी सभी को समान मानना ही जो है आपके समानता स्थापित करना नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विशेष व्यवहार करना या भेदभावपूर्ण बर्ताव करके हम क्या कर सकते हैं, समानता ला सकते हैं। देखो कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सके, उनसे अलग अलग बर्ताव करना बहुत जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए, कौन से के लिए, अलग अलग बर्ताव करने वाले उद्देश्य बर्ताव करके और समानता की स्थापना करने वाले उद्देश्य के लिए लोगों के बीच में कुछ अंतरों का ध्यान किया जाता है, अंतरों को देखा जाता है। ऐसा नहीं कि एक समान लोग हैं तो उनके साथ में जो है आपके उनको के साथ में अलग अलग बर्ताव करने लग जाए, उनको समानता स्थापित करने के लिए ऐसा करें। जैसे उदाहरण के लिए देखो आपके विकलांग लोग हैं, विकलांग लोग सार्वजनिक स्थान पर जाना चाहते हैं, उनके लिए अगर ऐसी सीढ़ियाँ होगी जो अपने सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी तो वो नहीं चढ़ पाएंगे, वो चाहते हैं कि लिए उनके लिए क्या होना चाहिए, ढलान वाले स्थान होने चाहिए, ढलान वाली सीढ़ियाँ होनी चाहिए जो आपकी सीधी होती है, जिनमें ढलान ही होता है, सीढ़ियाँ नहीं बनी होती है ना, ढलान वाला रास्ता होता है, वो उनके लिए होना चाहिए। तो वो अलग बर्ताव नहीं, उनके साथ की साहब इनके तो लिए जो है अलग रास्ता दे दिया, हमारे लिए सीढ़ियाँ बना दी, तो ये जो है भेदभाव है, भेदभाव नहीं है। वो लोग जो है आपके विकलांग है, वर्ग है, वो इन सीढ़ियों पर नहीं चल सकते, ढलान वाले रास्ते से वो जा सकते हैं। हाँ व्हील चेयर वगैरह कुछ किसी से भी जो है वो जा सकते हैं, तो इसके लिए उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार देखो आपके कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर पर काम करने वाली महिला है, कॉल सेंटर पर आते जाते समय उसके लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उससे उसके काम के, अगर उसके लिए विशेष सुरक्षा नहीं होगी तो काम पर नहीं जा पाएगी, कॉल सेंटर पर नहीं जा पाएगी, तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार से वंचित हो जाएगी। इसलिए उसको रोजगार देने, अर्थात
रक्षा का जो आपके जीवन का अधिकार या काम का अधिकार देने के लिए या काम में समानता का अधिकार देने के लिए जरूरी है उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो समानता की कटौती इन्हें इससे इन ये जो अभी बताए मैंने आपके कि जो आपके दलाल वाली शिकनियाँ हैं या जो आपके कॉल सेंटर पर काम करने वाली जो औरतें महिलाएं हैं उनके लिए जो आपके सुरक्षा की व्यवस्था करना है, ये समानता में कटौती नहीं है बल्कि समानता को बढ़ावा देना है। ये समानता के उपाय है, इनको समानता के उपाय में देखा जाना चाहिए, असमानता में नहीं देखा जाना चाहिए। आप सोचो कि साहब इनको तो जो है आपकी लड़कियों को तो या महिलाओं को तो जो है सुरक्षा दे रहे हो और हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। आपकी भी सुरक्षा है लेकिन उनके लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। किसी तरह के भेद, अब बात आती है कि किस तरह के भेद अवसरों तक समान पहुंच को बाधित करते हैं। कौन से ऐसे भेद है जो समान अवसर यानी समानता के अवसर होते हैं उनमें बाधा उत्पन्न करते हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई जानी चाहिए। ये जो चीज है ये चीज आजकल एक चर्चा का विषय है। इस सवाल पर समाज में चर्चा होती है, चर्चा है। कुछ देशों में देखो आपके अवसर की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक जो आपकी कार्रवाई है, सकारात्मक कार्रवाई की नीति अपनाई है। अपने देश में हमने देखो आपके आरक्षण दिया है और आरक्षण की जो नीति है वो एक सकारात्मक कार्रवाई के विचार के रूप में सोचना चाहिए। हालांकि कुछ विचारक ये कहते हैं कि नहीं आरक्षण तो जो है समानता को बढ़ावा देता है, लेकिन ये सकारात्मक यानी सही दिशा में उठाया गया कदम, सही दिशा में की गई कार्रवाई सकारात्मक कार्रवाई कहलाती है। तो इस कार्रवाई से क्या होगा कि जो लोग आपके शिक्षा के क्षेत्र में है, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में है, वंचित हो रहे थे, उनको अवसर मिल जाएगा और वो इन क्षेत्रों में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आती है अब आपके अगला पॉइंट कि सकारात्मक कार्रवाई क्या है। तो सकारात्मक कार्रवाई के बारे में बात है। सकारात्मक कार्रवाई देखो आपकी सकारात्मक कार्यवाही इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है कि कानून बना दिया सबके लिए। जैसे हमारे संविधान में जो है आपने बताया अभी 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार दिया गया है, तो ये अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है। असमानता को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि असमानता की जो गहरी खाई है उसको भरा जाए और उसको भरने के लिए सकारात्मक कार्यवाही की जाए, सकारात्मक कदम उठाए जाए। इसलिए सकारात्मक कदम उठा करके हम क्या कर सकते हैं, असमानता की जो आपकी गहरी खाई को भर सकते हैं। इसलिए सकारात्मक कार्यवाही की अधिकतर जो नीतियां हैं अतीत की असमानताओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अतीत में जो असमानताएं बनाए रखी गई, अतीत की असमानताओं के जो वर्तमान में दुष्प्रभाव है उनको दूर करने के लिए सकारात्मक कार्यवाही जरूरी है। सकारात्मक कार्यवाही के कई रूप हो सकते हैं। देखो इसमें आपके वंचित जो समुदाय के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देना है, हॉस्टल जैसी सुविधाएं हैं वो देना है, ये भी जो आपकी सकारात्मक कार्यवाही हो सकती है। नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आपके वंचित समुदायों के छात्रों को प्रवेश दिलाना है या उनको उनकी सीटें आरक्षित करना है, ये भी हो सकता है। अपने देश में देखें तो अपने देश में देखो आपके वंचित समूह को अवसर की समानता देने के लिए नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया गया है। अपने देश में वंचित समुदायों के छात्र छात्राओं को क्या किया गया, आपके सकारात्मक कार्यवाही करते हुए समानता की स्थापना करने के लिए नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में स्थान आरक्षित किए, आरक्षण दिया गया है। ये नीति आपके बहुत वाद विवाद का विषय रही है, असहमति का केंद्र में रही है। मैंने बताया था अभी कई विचारक जो है इस पर क्या करते हैं, सवाल उठाते हैं कि ये तो समानता के विरुद्ध है। कई ऐसे मत है कि नहीं आरक्षण तो जो है समानता की बिल्कुल विपरीत है, जबकि ऐसा क्या किया गया है, ये समानता के विपरीत नहीं है। ये क्या कर रहा है आपके कि वंचित लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। अभी बताया था मैंने कि विकलांग जो लोग हैं या आपके वृद्ध जो लोग हैं वो सीढ़ी से चढ़ करके सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकते। जैसे ऊपर मान लो आपके कोई भी अस्पताल बना हुआ है, वो अस्पताल ऊपर है, दूसरी मंजिल पर है या दूसरी मंजिल पर उनके जो रोग है उस रोग से संबंधित डॉक्टर बैठता है। अब बताओ वो सीढ़ी से चढ़ करके वहाँ तक नहीं जा सकता, तो नहीं जाएगा तो उपचार नहीं ले पाएगा। वो स्वास्थ्य
मूल अधिकार, आपके मूल सुविधाएं आती है, स्वास्थ्य सेवाएं, वो नहीं लेने से वंचित रह जाएगा। इसलिए उसके लिए जरूरी है कि ढलान वाली कुर्सी होनी चाहिए, ढलान वाला रास्ता होना चाहिए, सीढ़ियाँ होनी चाहिए। ढलान वाली जिसको सीढ़ियाँ बोलते हैं, ढलान वाला रास्ता ही बोलते हैं। तो ढलान वाला रास्ता होना चाहिए। तो ढलान वाला रास्ता बनाना अलग है क्या? वो अलग नहीं है, क्योंकि ढलान वाला रास्ता होगा तो वो आसानी से क्या कर लेगा, स्वास्थ्य सेवाएं ले लेगा। ऐसे ही ये जो आपके वंचित समूह है वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे तभी बढ़ेंगे तब उनको क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति जो है बढ़िया होगी और उनमें नौकरी मिलेगी। एक परिवार में कोई व्यक्ति पढ़ करके जैसे मान लो नौकरी लग जाता है तो दूसरे लोग भी जागरूक हो जाएंगे उस समाज के कि अमुक व्यक्ति पढ़ करके नौकरी लग गया तो हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं। उनको ये भी पता चलेगा कि इस इनको पैसा कहाँ से मिला, कि छात्रवृत्ति मिली, अर्थात सरकार से आर्थिक सहायता मिली, तो वो सोचेंगे हमारे को मिलेगी। तो इससे उनमें क्या आती है, जागरूकता आ जाती है और वो समाज आगे बढ़े जाता है। इस प्रकार वो वर्ग आगे बढ़ेगा तो समाज में समानता की स्थापना हो जाएगी। अगर हम आरक्षण नहीं देंगे तो जो पहले से समर्थ परिवार है, शिक्षित परिवार है, वही क्या करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो उनको जो आपके कोचिंग सेंटरों में जो आपकी शिक्षा दिलाएंगे और वही नौकरी कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, बाकी वंचित रह जाएंगे। जिनके माता पिता जो आपके शिक्षित हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है सकारात्मक कार्रवाई के रूप में देखो आपकी विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक क्या होना चाहिए, चलने वाला तदर्थ माना गया है। एक निश्चित अवधि तक चलना चाहिए, यानी सकारात्मक कार्रवाई निश्चित अवधि तक होनी चाहिए। और इसके पीछे मान्यता ये भी है कि विशेष बर्ताव इन समुदायों को क्या करेगा, वर्तमान में जो वंचनाएं हैं यानी उनके साथ उनको वंचित रखा जा रहा है, उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है, उनसे उभरने को में ये क्या करेगी, ये सकारात्मक कार्यवाही उनको सक्षम बनाएगी। फिर देखो आपके इन अन्य समुदायों से भी जो है आपकी समानता के आधार पर इनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, तो प्रतिस्पर्धा में भी ये क्या बन जाएंगे, समर्थ बन जाएंगे। हालांकि सकारात्मक जो कार्यवाही है, अभी बताया था मैंने, इसी कार्यवाही की नीति का समाज को अधिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थन भी किया गया है। लेकिन कुछ सिद्धांतकार जो है इसका क्या करते हैं, विरोध भी करते हैं, विरोध में भी तर्क देते हैं। यह आपके विरोध करने वाले या विरोध में तर्क देने वाले सिद्धांतकार सवाल करते हैं कि क्या लोगों से आपके विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाया जा सकता है क्या? तो आपके सकारात्मक कार्यवाही की जो नीति है जो भारत में भी अपनाई गई है उसका सिद्धांतकार समर्थन भी करते हैं, तो कुछ असमर्थक भी होते हैं। हमारे यहाँ पर भी आरक्षण का समर्थन भी करते हैं, विरोध भी कर रहे हैं। हाँ, आज भी मांग उठती है कि आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए। हालांकि आरक्षण शुरू में 10 वर्ष के लिए ही था, लेकिन बाद में राजनीतिक आधार पर बढ़ाया जा रहा है, तो इसकी मांग उठ रही है। तो कुछ सिद्धांतकार जो आपके इसका विरोध करते हैं या इसके नीति के खिलाफ है, वो ये कहते हैं कि क्या जो है आपके विभेदकारी बर्ताव है, सकारात्मक कार्यवाही वाला जो बर्ताव है, विभेदकारी भेदभाव वाला, कि कुछ को आरक्षण दे दिया और बाकी को आरक्षण नहीं है, वो प्रतिस्पर्धा में करनी पड़ रही है, उनको और करनी पड़ रही है, तो ये क्या जो है समानता की ओर ले जा सकता है हमारे को? तो देखो आपके सकारात्मक आपके विभेदीकरण खास करके आरक्षण की जो नीतियां हैं, इन नीतियों की आलोचना ज्यादा हुई है और इन नीति के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांतकार समानता का सहारा लेते हैं। इन समानता के सिद्धांतकारों का मानना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है। क्यों? क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। जैसे आरक्षण का कोटा दे दिया तो उस आरक्षण से अन्य जो वर्ग है उनको समान व्यवहार नहीं हो रहा है। आरक्षण वाले को तो आरक्षण मिल गया, उतना निश्चित जो स्थान है वो भी मिल गए और वो दूसरों के स्थानों पर भी क्या कर सकता है, प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ जाए तो उनके स्थानों को भी प्राप्त कर सकता है। तो दोनों ओर से उसको लाभ मिल रहा है। इसलिए ये कहते हैं, विरोध करने वाले आलोचक कहते हैं कि ये समानता का उल्लंघन है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है। हाँ, सही है आपके अनुसार भी, आप भी कह रहे हो कि आरक्षण का जो है आपकी भेदभाव है कि उससे क्या हो गया कि कमजोर है वो भी क्या हो जाता है आपके, जिसका जो नंबर आ रहे हैं ज़्यादा वो तो रह जाता है, जिसको आरक्षण है कम नंबर आने पर भी वो नियुक्ति हो जाती है उसकी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वर्ग पिछले कई वर्षों जो है आपके सैकड़ों वर्षों से क्या रहा है, वंचना का शिकार रहा है।
इसलिए उसको तो अब तो अवसर मिलना ही चाहिए जब लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो देखो आपके इसमें कि सब लोग यहाँ पर समानता की मांग क्या है, समानता की मांग है कि सब लोगों से बिल्कुल एक तरह से व्यवहार हो। जब हमें व्यक्तियों के बीच जाति या रंग के आधार पर जो है आपके अंतर करते हैं, तब हम जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रहों को भी मजबूत करते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब है पहले से ही बनी बनाई धारणाएं हमारे जो मस्तिष्क में होती है उनको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। किसी व्यक्ति को देखते ही हमारे अंदर जो भी धारणाएं आती है उसके बारे में, जाति के आधार पर कि अमुक जाति का है, अमुक रंग का है या अमुक धर्म का है, ऐसी जो बात आती है हमारे दिमाग में, उसको देखते ही वही क्या करती है, हमारा पूर्वाग्रह है। ये बनी बनाई धारणाएं होती है जो हमारे दिमाग में सुषुप्त रहती है, यानी हम उनको प्रकट नहीं करते, तो ये पूर्वाग्रह कहलाते हैं। तो ये पूर्वाग्रह है जो हमारे नस्ल के आधार पर होते हैं। इन पूर्वाग्रहों को क्या करती है आपके आरक्षण क्या करता है, और मजबूत बनाता है। ये किनका कहना है, आरक्षण के आलोचकों का कहना है। इन सिद्धांतकारों के लिए उन सामाजिक विशेषताओं की को समाप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है जो समाज को विभाजित करती है। तो ये आपके विरोध करने वाले जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि समाज में बनी हुई इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं उनको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये विशेषताएं क्या करती है, समाज में विभाजन करती है, आरक्षण के आधार पर है, संरक्षण के आधार पर है। तो इस बहस की अगर रोशनी में देखें तो ये प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्य के जो निर्देशक सिद्धांत है उनके रूप में समानता के बीच फर्क किया जाए। नीति निर्देशक तत्व है आपके संविधान के भाग 4 में, उनमें और व्यक्ति के अधिकारों को देखें तो हमारे अधिकार है उनके बीच में जो समानता है उसके बीच में क्या करना चाहिए, हमें फर्क करना चाहिए। किसके लिए, इन आलोचकों की आलोचनाओं को दूर करने के लिए। व्यक्ति का किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का अधिकार है, हमारे अधिकारों में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश पाने और जो आपके रोजगार करने का, कहीं पर भी रोजगार के क्षेत्र में आप कहीं पर भी रोजगार कर सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में रोजगार करने का आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन आप सोचो कि प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा क्या होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। उचित कैसे, कि आपके कुछ समाज के कुछ वर्गों के विद्यार्थी तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उनके पिता जो है, माता है, वो भी शिक्षित है, वो क्या कर सकते हैं, उनको पता है कि प्रतिस्पर्धा कैसी होगी, बच्चे की तैयारी कैसे करवाई जानी चाहिए, कोचिंग सेंटर कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है, वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, उनको कोचिंग दिला सकते हैं। लेकिन जो बच्चे भी बता रहा मैं आपको कि जो जिनके माता पिता, जिन बच्चों के माता पिता अशिक्षित है, वो शिक्षा के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो परिवार क्या है, वंचित भी है, समाज में गरीब भी है आर्थिक आधार पर, उनके बच्चों को यही पता नहीं है कि उनकी आगे का कंपटीशन कैसे होगा, उनको कहाँ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता अशिक्षित है, माता पिता के पास में इतना पैसा भी नहीं है। अगर सरकार उनको आरक्षण नहीं देगी तो वो जो है आपके कभी नौकरी के क्षेत्र में आ ही नहीं पाएंगे, और नहीं आएंगे तो इस वंचित समुदाय में ये भावना कर जाएगी कि इस देश में हमारा कुछ नहीं है, यानी ये देश या ये शासन या ये लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों को तो जो है आपकी किसी नौकरी व्यवसाय में अवसर ही नहीं मिलता। वो इतनी कोचिंग करवा नहीं सकते, कोचिंग नहीं करवा सकते, स्वतंत्र प्रतियोगिता में वो बच्चे आ नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि उन बच्चों को क्या किया जाए, आरक्षण दिया जाए। ऐसे वंचित परिवारों के बच्चों को आरक्षण भी दिया जाए और उनको आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, इस प्रतिस्पर्धा का लाभ उठा सकते हैं, और तभी वो क्या मानेंगे, अपने लिए समानता मानेंगे, तभी वो मानेंगे कि हमारे लिए देश में लोकतंत्र है, हमारे लिए अधिकार है, हम भी नौकरी कर सकते हैं। तो तथ्य यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए उससे बहुत कम किया गया, अभी भी जितना किया जाना चाहिए उतना अभी तक नहीं किया गया है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर देखो आपके असमानताएं दिखेगी जो चौंकाने वाली है। ग्रामीण या शहरी झोपड़पट्टी में बहुत सारे जो आपके गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के बच्चे, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के बच्चे स्कूल जाने की संभावना, यहाँ भी देखते हो, यहाँ पर आपके बाजार में आसपास में थैली जो है आपके कचरा वगैरह बिनते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। वो बच्चे न तो स्कूल जानते हैं, न स्वतंत्रता जानते हैं, न लोकतंत्र जानते हैं, उनके लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इन बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए इनके लिए,
और इनको जो है आपके आगे अवसर बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षित होंगे तभी ये समझ पाएंगे कि लोकतंत्र क्या होता है और उनके क्या अधिकार है। तो ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कोई संभावना नहीं है, इसलिए ऐसे बच्चों के लिए भी जब कुछ किया जाएगा तब माना जाएगा कि हमारे देश में जो आपके शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कुछ हुआ है। अभी तक तो देखें तो उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। यदि उन्हें अवसर मिले, अगर ऐसे वंचित लोगों को अवसर मिल भी गया है, तब उन्हें स्कूल के पास देखो, स्कूल में गए तो स्कूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। खासकर अभिजातीय वर्ग, उच्च वर्ग, है ना, स्कूल की सुविधाओं की तुलना में ये बच्चे बहुत ही असमानताओं के साथ तो प्रवेश लेते हैं, उनके साथ में भेदभाव होता है, असमानता के साथ प्रवेश लेते हैं, असमानता ही वहाँ पर उनका पीछा करती है। पाठ्यक्रम में भी उनकी असमानता उनकी जो है उनकी बाधा के रूप में सामने रहती है, बाधक बनी रहती है, क्योंकि वे क्या करते हैं, आपके विशेष जो उच्च वर्ग के या विशेष वर्ग के जो लोग पाठ्यक्रम लेते हैं वो पाठ्यक्रम नहीं ले पाते हैं। फिर कोचिंग संस्थाओं की बात करें तो वहाँ पर भी उनकी बाधा रहती है कि वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, गरीब है ना। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की बात करें तो एक विशेष वर्ग के लिए जो व्यवसाय है उसमें जाने से जो है वो वर्ग क्या करता है, उनको रोकने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार हर जगह उन्हें क्या करना पड़ता है, घेराबंदी का सामना करना पड़ता है, घेराबंदी देखनी पड़ती है और आपके बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए और समानता की स्थापना करने के लिए जरूरी है कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, शासन द्वारा या सरकार द्वारा इन्हें के लिए वो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ किया जाना चाहिए। इस तरह की और भी बातें आती है। देखो आपकी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समान अवसर की प्राप्ति में बाधक होती है। अगर सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अगर असमानता है तो वो क्या करती है, हमारी जो आपके आगे का जो विकास है, हमारा विकास है, उसमें बाधा बनती है। अवसर की समानता है उसमें बाधा बनती है। हमारे को समान अवसर भी नहीं मिलेंगे, समाज में हमारे साथ बराबरी का दर्जा नहीं तो समान अवसर नहीं मिलेंगे। हम आर्थिक आधार पर जो है गरीब है तो फिर भी समान अवसरों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, है ना। अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं कि समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं। यानी अधिकतर सिद्धांतकार ये मानते हैं कि सभी को क्या होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, सबके लिए समान लक्ष्य होने चाहिए। तो समानता के लक्ष्य को कि भारत में समानता की स्थापना होनी चाहिए, दुनिया में समानता की स्थापना होनी चाहिए, इस लक्ष्य का सब समर्थन करते हैं। विवाद उन नीतियों पर है जो राज्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति में के लिए बाधा बनती है। विवाद उन नीतियों पर है जो नीतियां क्या करती है, समानता के लक्ष्य में बाधा बनती है। देखो प्रश्न यहाँ पर आता है कि क्या राज्य को वंचित समुदायों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देना चाहिए या उन्हें कम उम्र में ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि इन्हें बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके। वंचित कौन है, इसे कैसे परिभाषित किया जाए, क्या वंचितों को की पहचान आर्थिक आधार पर की जाए या जाति के आधार पर की जाए, हाँ ना, सामाजिक या फिर उनकी पहचान सामाजिक असमानता के आधार पर की जाए। ये सामाजिक नीति के वे पहलू है। तो ये सब प्रश्न जो आपने देखे वो हमारी सामाजिक नीति के वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस है हमारे राजनीतिक सिद्धांतकारों के सामने, हमारे नीति निर्माताओं के सामने आज भी इस पर बहस है कि ये नीतियां किस आधार पर बनाई जाए। अंततः हम जो भी नीतियां चुनते हैं उन्हें सबके लिए समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए या न्यायपूर्ण समाज बनाने में सफलता मिलने के आधार पर जांचना चाहिए या जांचना पड़ेगा। जब तक हमारी जो द्वारा बनाई गई नीतियाँ समतामूलक समाज या न्यायपूर्ण समाज के की जांच में या की परख में सही साबित नहीं होती है, तब तक वो नीतियाँ जो है समानता की स्थापना में सहायक नहीं है। इसलिए हमें ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए, ऐसी नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है जो समतामूलक समाज और न्यायपूर्ण समाज की सफलता के लिए आवश्यक है या लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। तो समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए। अब समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी व्यक्ति एक जैसे हैं या सभी व्यक्ति को समान माने। अभी बताया था मैंने कि उनके साथ में जो है भेदभावपूर्ण बर्ताव करके भी समानता की स्थापना कर सकते हैं।
मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थिति में अलग अलग बर्ताव की जरूरत होती है। कि सभी व्यक्तियों को समान मानने से समानता नहीं है, मूल रूप से कुछ व्यक्तियों के साथ में विभेदक बर्ताव करना होता है, अलग अलग बर्ताव करने की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना ही होगा। लेकिन ये सभी चाहे बर्ताव समानता का करें, चाहे अलग अलग करके समानता की स्थापना करें, इनका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, समानता का बर्ताव कर रहे हैं तो भी उसका उद्देश्य होना चाहिए समानता को बढ़ावा देने वाला। अलग अलग तरह का बर्ताव कर रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ में, तो उसका उद्देश्य भी समानता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, असमानता स्थापित करने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो आपके ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। जो मैंने बता दिया, समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग विशेष बर्तावों के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना कि ये सही है बात, अर्थात वो तर्क संगत होनी चाहिए और सावधानी पूर्वक आपके पुनर्विचार करना आवश्यक है। समानता के लिए अपनाई जाने वाली कोई भी नीति है, कोई भी बर्ताव है, उसके लिए जरूरी है कि वो बर्ताव औचित्यपूर्ण होना चाहिए, सावधानी पूर्वक किया गया होना चाहिए और पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो तो उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था और रंग भेद के अंश थे, है ना। इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से अड़ते हुए बहुत सावधान रहते हैं। उदारवादी सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, इस सिद्धांत को देते से वो अलग हो रहे हैं, हटते हुए का मतलब वो अलग हो रहे हैं। सबके साथ एक जैसे बर्ताव के बारे में भी वो समर्थन नहीं करते, सावधान है, क्योंकि वो जानते हैं कि समाज में सभी के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। यह आपका लेसन था, हाँ ना, 3, ये लेसन तीसरा पूरा हो गया है। इसमें जो पीछे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन देखना है, इनको अपनी नोटबुक में करना है। कोई बात नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, हाँ ना, व्हाट्सअप करके अपना होमवर्क है ये भी आप व्हाट्सअप करके चेक करना है आपको।